अगर आप आयकर की सीमा घटाते हैं तो आपको राहत देने के लिए अन्य उपाय अपनाने पड़ेंगे। अभी वेतन आयोग की मांग की जा रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी अपने लिए अतिरिक्त भत्ते की मांग कर रहे हैं। आप वेतन आयोग की नियुक्ति नहीं करना चाहते और उनकी जेबों को हल्की करना चाहते हैं। दोनों बातें साथ नहीं चल सकती। वित्त मंत्री ने कहा है कि आय कर सीमा घटा दी गई तो हम भत्ते की व्यवस्था के लिए उपाय करेंगे। जिनके बच्चे अधिक होंगे उनको भत्ता दिया जाएगा। और जब राज्य सभा में कहा गया कि क्या इससे परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है उस पर असर नहीं पड़ेगा, तो वित्त मंत्री ने कहा जब हम बड़ी बातों का विचार करते हैं तो परिवार नियोजन जैसी छोटी बात पर विचार नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कभी परिवार इतनी बड़ी बात बन जाता है और कभी छोटी बात बन जाता है। इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। किंतु मुझे खेद है कि वित्त मंत्री का भाषण परस्पर विरोधी बातों से भरा हुआ है। जब यह कहा जाता है कि पहली योजना के परिणाम स्वरूप ही आम जनता के जीवन स्तर में कोई बहुत ऊंची वृद्धि नहीं हुई, तो वित्त मंत्री कहते हैं कि एक योजना से यह काम संभव नहीं है। किंतु जब कहा जाता है कि आप इतना बोझा डाल रहे हैं जिसको हमारी अर्थव्यवस्था सहन नहीं कर सकती, तो कह दिया जाता है कि पहले आदमी की हालत देखिए, हम भविष्य का विचार करें। यह ठीक है, किंतु उसके लिए वर्तमान को बिल्कुल बड़ी बलि पर चढ़ा दें, यह शायद ठीक नहीं होगा। अगर भविष्य का भवन बनेगा तो वर्तमान आधार पर बनेगा। भविष्य अपनी चिंता करेगा, किंतु आप वर्तमान का विचार करिए। और आज देश की जो हालत है उसको अगर आप ध्यान में रखकर चलेंगे तो मैं नहीं समझता कि आम जनता पर जो नए टैक्स लादे जा रहे हैं उनको बनाए रखने की बात गंभीरता से कही जा सकती है। कल मैंने कहा था कि इस सदन ने पंचवर्षीय आयोजन को स्वीकार किया है। यह सदन उसको बदल भी सकता है। शायद बदलने की बात मेरे बहुत से मित्रों को पसंद नहीं आएगी। अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम काट छांट नहीं करना चाहते, हम फैलाना भी नहीं चाहते। तीसरा रास्ता क्या है? वह यह है कि हम जिस रास्ते से चल रहे हैं उसी पर चलेंगे। आप बहुमत में हैं, आप उस रास्ते पर चल सकते हैं, किंतु जिस जनता को आप साथ लेकर चलना चाहते हैं उसके गले के
भीतर यह बात उतारनी है कि वह त्याग और बलिदान की क्षमता रखती हैं। श्रीमान, जब तक निर्दलीय सदस्य चुनाव लड़ते हैं, जब तक निर्दलीय सदस्यों की चुनाव लड़ने का अधिकार है, जब तक वे विजयी होकर विधानसभा में और संसद में आ सकते हैं, तब तक कोई उनके अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता। क्या यह सच नहीं कि 1962 में भी राजस्थान में निर्दलीय सदस्यों के सहयोग से ही कांग्रेस सत्तारूढ़ हो सकी थी? जो नियम 1962 में लागू किया गया था, वह 1967 में लागू करने के लिए राज्यपाल तैयार नहीं हैं। महोदय, सन 1962 में निर्दलीय सदस्यों को जोड़ने से कांग्रेस का बहुमत बनता था। सन 1967 में निर्दलीय सदस्यों को जोड़ने से कांग्रेस अल्पमत में होती है। इसलिए राज्यपाल महोदय ने संविधान की अवहेलना करके एक निश्चित और विचित्र निर्णय दिया, जिसकी परिणति इसमें हुई कि कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया गया। राजस्थान में इसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। जनता में रोष जागना भी आवश्यक था। जब संविधान की अवहेलना की जाएगी और जनमत को ठुकराया जाएगा तथा जब राज्यपाल ऐसा आचरण करेंगे जिसमें से पक्षपात की गंध आती हो, तो लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष प्रकट करने से नहीं रोका जा सकता। भारत गणराज्य है, हम एक लोकतंत्र हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का अधिकार जनता से छीन नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर में दफ़ा 144 लगाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कांग्रेसी सदस्यों के अज्ञान पर बड़ा दुख होता है और यही कारण है कि इस अज्ञान का लाभ उठाकर मंत्रिमंडल ने ऐसा कदम उठाया है कि जिसके कारण मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा बहुत गिरी है। राजस्थान में हमारे कांग्रेस के सदस्यों को जनता को मुंह दिखाना कठिन हो गया है। स्पष्टतः दफ़ा 144 लगाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने की चेष्टा की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, संविधान को खिलवाड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर केंद्र सरकार ने संविधान को खिलवाड़ बनाकर आज लोकतंत्र के लिए एक बड़ा भारी दुर्दिन पैदा किया है, हो सकता है कि इससे गैर कांग्रेसी सरकार ना बन सके। अगर देश में लोकतांत्रिक शक्तियों को बल मिलेगा, संविधान के अंदर रहकर कार्य करने वाले निरुत्साहित होंगे। इससे लोकतांत्रिक शक्तियों को आघात लगेगा और आने वाले वर्षों में जनता सरकार के इस कदम की सराहना
नहीं करेगी। स्टॉप।